बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली डिवाइस के बारे में, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। तो आज ट्रांसफार्मर से मुतालिक हम दो बातों पे डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, दूसरा ये कि ये काम कैसे करता है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन पे। ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टेशनरी डिवाइस, यानी कि ये एक स्टेशनरी डिवाइस होती है। स्टेशनरी से मुराद है इसमें कोई रोटेटिंग या मूवेबल पार्ट नहीं होता, जिस तरह के मोटर और जनरेटर में रोटेशनल पार्ट्स होते हैं। तो ट्रांसफार्मर टोटली स्टेशनरी होता है, इसमें कोई भी चीज़ हरकत नहीं कर रही होती है बज़ाहिर। तो ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टेशनरी डिवाइस यूज्ड आइदर फॉर स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल्स ऑफ एन एसी सप्लाई। ये इस्तेमाल होता है एसी सप्लाई के वोल्टेज को स्टेप डाउन और स्टेप अप, यानी कि कम करने के लिए या ज़्यादा करने के लिए। स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल्स ऑफ एन एसी सप्लाई विद अ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज इन करंट। तो जैसा कि हमने पावर के फार्मूले में बताया था कि अगर पावर हमारी कांस्टेंट होगी तो वोल्टेज हमें बढ़ाने से करंट डिक्रीज़ हो जाता है और वोल्टेज कम करने से करंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली करंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करता, वोल्टेज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है। तो उसके ब्याह पे हमारा करंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, चूँकि पावर हमारी कांस्टेंट होती है। तो ट्रांसफार्मर हमारी पावर को कम ज़्यादा नहीं कर रहा है। ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टेशनरी डिवाइस, ये एक रुकी हुई डिवाइस होती है जिसमें कोई मूविंग नहीं होती। यूज्ड आइदर फॉर स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल्स ऑफ एन एसी सप्लाई। ये यूज़ किया जाता है एसी सप्लाई के वोल्टेज को ज़्यादा से कम या कम से ज़्यादा करने के लिए विद अ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज़ और इंक्रीज़ इन करंट। तो उसकी वजह से हमारा करंट भी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होता है, यानी कि कम या ज़्यादा होता है। इसको दूसरी तरह इस तरह बयान किया जा सकता है, ट्रांसफार्मर इज़ यूज फॉर ट्रांसफ़र द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ज़रिए से। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इस पर अभी हम आ रहे हैं। तो ये तो थी सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि ये काम किस प्रिंसिपल पे कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि बाहमी अमालियत। तो ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन के वर्किंग प्रिंसिपल। इसका जो म्यूचुअल इंडक्शन इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो म्यूचुअल इंडक्शन को समझने से पहले हमें सेल्फ इंडक्शन को समझना होगा। अब सेल्फ इंडक्शन क्या है, उससे पहले हमें समझना होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि हमने बताया था, जो फैराड जो यूनिट है कैपेसिटेंस का, वो फैराडे के नाम पर था, जो कि एक साइंटिस्ट था। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एन ईएमएफ अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे लॉ कह रहा है कि किसी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कंडक्टर को लाकर रख देंगे तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, चूँकि वहाँ पर जो है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी जो कि काटती है हमारे कंडक्टर को। वो किस तरह काटती है उस पर अभी हम आ रहे हैं। इसको एक दफ़ा और रिपीट कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो सेल्फ इंडक्शन के बाद हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि किसी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जैसा कि आपको याद है कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट में बताया था कि किसी भी कॉइल को जब हम डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करें तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो कि कांस्टेंट होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, क्योंकि डीसी सर्किट में कोई चेंजिंग नहीं होता करंट और वोल्टेज की वैल्यू में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जबकि अल्टरनेटिंग करंट के केस में क्या होता है कि वो मुसलसल अपनी डायरेक्शन, अपनी वैल्यू, अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होता है। तो उसकी वजह से जब हम एसी सप्लाई किसी कॉइल को देते हैं तो उस कॉइल के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो भी मुसलसल चेंज हो रही होती है, यानी कि उसके जो पोल्स हैं, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होती हैं, चूँकि उसमें करंट का फ्लो चेंज हो रहा होता है। तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को रख देंगे तो उस कंडक्टर पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसको साबित किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
फैराडे के लॉ ने। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ड्राइंग के ज़रिए। अब हमारे पास एक कॉइल है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया है डीसी सप्लाई के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीसी सर्किट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। चूँकि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो इस कॉइल के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो भी कांस्टेंट है। यानी कि अगर तो ये नॉर्थ साइड है तो ये साउथ है, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा वक्त के साथ साथ, चूँकि हमारी सर्किट डीसी सप्लाई में कोई चेंजिंग नहीं है, जिसकी वजह से हमारा करंट भी एक ही डायरेक्शन में मुसलसल फ्लो हो रहा है। और हमारी कॉइल के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है वो भी कांस्टेंट है। अब हम डीसी को रिमूव करके यहाँ पर एसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे। अब हमने कॉइल की दो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई हुई हैं। ये कॉइल एक ही है, लेकिन हमने इसको दो तस्वीरें इसलिए दिखाई हैं चूँकि अल्टरनेटिंग करंट की नेचर की जब सप्लाई हम किसी कॉइल के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या बिहेवियर होता है, इसको समझने के लिए हमें दो कॉइल्स की ड्राइंग से समझना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कॉइल फेज़ और न्यूट्रल इस तरह कनेक्ट है। यहाँ पर भी हमने यही दिखाया हुआ है, यानी कि ये एक ही कॉइल की दो तस्वीरें हैं। इसमें चेंजिंग किस तरह आती है, जैसा कि हमने बताया था कि अल्टरनेटिंग नेचर की जो सप्लाई है उसमें मुसलसल साइनोसाइडल वेव्स बनती हैं, यानी कि वो अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। ज़ीरो से मैक्सिमम पे जाता है, फिर मैक्सिमम से ज़ीरो। तो ये चीज़ अल्टरनेटिंग करंट में मुसलसल हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमने यहाँ पर एक साइकिल का टाइम पीरियड दिखाया है। जैसा कि हमने बताया था कि अगर हमारे पास 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है तो उसमें 50 साइकिल्स हैं एक सेकंड में। तो जो एक साइकिल है वो कितनी देर में होगा, अगर आप 1 को डिवाइड कर देंगे 50 से, 0.02 सेकंड। तो ये 0.02 सेकंड का हमारे पास एक साइकिल बनता है। एक साइकिल कंप्लीट होने पर हमारी कॉइल में क्या हो रहा है, इसको हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। अब हमने एसी सप्लाई के साथ जब एक कॉइल को कनेक्ट किया तो हमारा जो साइनोसाइडल वेव है वो ज़ीरो से मैक्सिमम पे आती है अपने इस तरह। अब ये ज़ीरो से मैक्सिमम पर आई, चूँकि ये पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर क्या बिहेव होगा, जो हमारा फेज़ होता है वो हमारा एक्ट करता है पॉजिटिव की तरह, और जो न्यूट्रल होता है वो एक्ट करता है नेगेटिव की तरह। तो अगर फेज़ पॉजिटिव है और न्यूट्रल नेगेटिव है तो करंट हमारा फ्लो होगा फेज़ टू न्यूट्रल। करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह होगी, यानी कि ये जैसे जैसे ज़ीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को छू रहा है वैसे वैसे हमारा जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो रहा है इस तरह। तो यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब पॉजिटिव में हमारे साइकिल ने यानी हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ है, ज़ीरो से मैक्सिमम पे गया है, फिर मैक्सिमम से वापस ज़ीरो पर आ गया है, तो उस दौरान क्या हुआ है एसी सर्किट में कि फेज़ हमारा पॉजिटिव बन जाता है, न्यूट्रल हमारा नेगेटिव। तो करंट फेज़ टू न्यूट्रल कॉइल के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो उसी तरह बन रही है जैसे डीसी में थी, यानी कि फेज़ टू पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होने की वजह से मान लें कि ये हमारा नॉर्थ एंड है तो ये साउथ एंड है। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड इस हाफ साइकिल के दरमियान बन गई है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये एक साइकिल है, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, यानी कि 50 साइकिल्स पर सेकंड है, और एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो है 0.02। तो अब 0.02 को भी आप दो में डिवाइड कर देंगे तो 0.02 का जो भी हाफ बन रहा है उसमें हमारा हाफ साइकिल पॉजिटिव में इस तरह कंप्लीट हो रहा है। अब हाफ साइकिल हमारा ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ जाता है, मगर अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी कि वो नेगेटिव में फ़्लो होगा, पहले वो पॉजिटिव में था। अब हमारा जो करंट है वो इस तरह फ़्लो होना शुरू हुआ मैक्सिमम पर, और मैक्सिमम से वापस ज़ीरो पर आ गया। तो इस तरह हमारा एक साइकिल अल्टरनेटिंग करंट का कंप्लीट हो जाता है। अभी जब ये ज़ीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से ज़ीरो पॉजिटिव में था तो हमने आपको बताया कि फेज़ हमारा पॉजिटिव एक्ट करता है और न्यूट्रल हमारा नेगेटिव की तरह एक्ट करता है, तो करंट हमारा इस तरह फ्लो होता है। अब ज़ीरो से नेगेटिव के मैक्सिमम पर और फिर नेगेटिव के मैक्सिमम से ज़ीरो पर, इस दौरान यहाँ पर पोलैरिटी चेंज हो जाती है, यानी कि फेज़ हमारा नेगेटिव का एक्ट कर रहा होता है और न्यूट्रल हमारा पॉजिटिव बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट ने अपनी पोलैरिटी चेंज कर ली है, इसीलिए हम इसको अल्टरनेटिंग कह रहे हैं। अब जो करंट फ्लो हो रहा था फेज़ से न्यूट्रल, अब वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा न्यूट्रल टू फेज़ इस तरह। तो करंट की डायरेक्शन ज़ीरो से
मैक्सिमम पर गई, फिर वापस ज़ीरो पर आ गई, फिर ज़ीरो से नेगेटिव के मैक्सिमम पर गई, अब तो करंट उल्टा बहना शुरू हो गया, और ज़ीरो के मैक्सिमम नेगेटिव के मैक्सिमम से फिर वापस ज़ीरो पर आ गई। इस तरह ये एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस दौरान में यानी कि जब हमारा न्यूट्रल पॉजिटिव बन जाएगा और फेज़ हमारा नेगेटिव बन जाएगा, तो करंट का जो फ्लो है वो न्यूट्रल टू फेज़ हो जाएगा। उस दौरान हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टी हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका नॉर्थ एंड था और यहाँ पर साउथ एंड था जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा था। अब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसका साउथ एंड ये हो गया जो कि नॉर्थ था पहले, और जो कि साउथ था पहले वो अब नॉर्थ हो गया। तो इसने एक साइकिल के दौरान 2 बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, चूँकि करंट ने 2 बार अपनी डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज करी है, पहले फेज़ से न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल से फेज़। अब ये एक साइकिल में हुआ है ये काम। अब अगर हमारे पास 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास 50 साइकिल्स एक सेकंड में बन रहे हैं। तो एक सेकंड में 50 बार जो है वो करंट फेज़ से न्यूट्रल जा रहा है और 50 बार ही न्यूट्रल से फेज़ आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि एक सेकंड में 100 बार हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। तो इसको हम कहते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि किसी भी कॉइल को जब एसी सप्लाई दी जाए तो उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड उसको कहा जाता है। इसी वजह से कि अल्टरनेटिंग करंट जैसे जैसे अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है वैसे वैसे हमारी कॉइल के गिर्द बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वो टाइम कितना है वो हमने आपको बता दिया है। अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे, पाकिस्तान, इंडिया और इन कंट्रीज़ की जहाँ पर 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है, तो 100 बार हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक सेकंड में चेंज होगी। अगर 60 हर्ट्ज़ है तो फिर 120 बार होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रैक्टिकली। तो हम चूँकि 50 हर्ट्ज़ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी भी कॉइल को जब हम एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वो कितने भी वोल्टेज हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उससे फ़र्क पड़ रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी डबल क्वांटिटी में हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। इसको हम कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन में समझा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है फैराडे लॉ, वो क्या कह रहा है कि किसी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर रख दिया जाए तो उस पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। तो अब हमारे पास जो कंडक्टर है वो ये कॉइल है, इसको ऑलरेडी हमने एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इसके अंदर भी और इसके अराउंड में भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जो कि फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ द एसी सप्लाई। तो अब यहाँ पर भी फैराडे लॉ जो है वो अप्लाई होगा। वो किस तरह होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड तो बन गई, ये बनी तो इसी कॉइल की वजह से, लेकिन अब ये कॉइल जो है वो इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई है। तो अब यहाँ पर भी फैराडे लॉ अप्लाई होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कि मुसलसल फ्लक्चुएट हो रही है, हमारी इस कॉइल में भी ईएमएफ जनरेट होती है जो कि अलग होती है इससे। ये तो एक्सटर्नल सोर्स है जो हम दे रहे हैं। एक ईएमएफ जनरेट हो रही है इस कॉइल के अंदर जो कि इसकी अपनी फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को, सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये चीज़ अगर क्लियर है तो हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, जैसा कि नाम से जाहिर है सेल्फ इंडक्शन यानी कि इसकी अपनी अमालियत, इसको हम कहते हैं खुद अमालियत। म्यूचुअल इंडक्शन हम कहते हैं बाहमी अमालियत। तो बाहमी उस वक्त होगी जब दूसरी भी चीज़ उसमें शामिल होगी। तो अभी तो ये एक ही कॉइल है जो कि अपनी मैग्नेटिक फील्ड की अपनी फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने अंदर ईएमएफ को प्रोड्यूस करवा रही है। अब हमारे पास एक और कॉइल है जो कि बिल्कुल खाली है, इसको हमने किसी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया है, ये जबकि हमारी एसी सप्लाई के साथ मुसलसल कनेक्ट है। अब हम इस कॉइल को इसके करीब लाना शुरू करेंगे और यहाँ तक लेकर आ जाएंगे कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पर असरअंदाज होने लगे। तो जैसा कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं, अब एक ऐसी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम दूसरी कॉइल को लेकर आ गए हैं। इस कॉइल को हमने ऑलरेडी एसी सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, इसको हमने किसी भी सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, अब यहाँ पर एक ऐसा अमल होता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चूँकि ये फ्लक्चुएटिंग है, अगर तो ये कांस्टेंट होती यानी कि यहाँ डीसी सप्लाई कनेक्ट होती और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लक्चुएट नहीं कर रही होती बल्कि रुकी हुई होती,
कांस्टेंट होती तो हम इसमें दूसरी कॉइल को ला के रखते तो उस पर कोई भी असरअंदाज कोई भी चीज़ नहीं होती। चूँकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मुसलसल फ्लक्चुएट कर रही है, जैसा कि हमने बताया 1 सेकंड में 100 बार ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। तो एक फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कॉइल को लाकर रख देंगे तो इसकी वजह से जो फ्लक्चुएशन हो रही है इस कॉइल में भी ईएमएफ जनरेट होगी, जैसा कि इस कॉइल में भी ईएमएफ जनरेट हो रही थी इसकी अपनी फील्ड की वजह से। इसको हम कह रहे थे सेल्फ इंडक्शन। अगर इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी दूसरी कॉइल में जो कि इसके करीब ला के रख दी जाए इसकी रेंज के अंदर, उसमें ईएमएफ जनरेट होगी तो उसको हम कहेंगे ये म्यूचुअल इंडक्शन का अमल हुआ है। तो जिसकी वजह से एक कॉइल को हमने सप्लाई से कनेक्ट किया है, मैग्नेटिक फील्ड बनी है। ये फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी जो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं इसको। इसकी वजह से जब हम किसी और कॉइल को इसमें लाकर रखते हैं तो इसकी जो फ्लक्चुएशन है वो इसको काटती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो जाती है और हमारी कॉइल के 2 टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। अब अगर हम आगे कोई रेजिस्टेंस या कोई लोड इसमें कनेक्ट कर दें, मसलन हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है, तो अब चूँकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया था, या तो हम मीटर से चेक कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, या तो फिर हम कोई रेजिस्टेंस लगा दें तो वो काम करना शुरू हो जाएगा, चूँकि अब सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा और करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो बात यहाँ याद रखने की वो ये है कि इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगी, यानी कि चूँकि यहाँ पर एसी सप्लाई है तो ये फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसी वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट हो रही है। तो इसमें भी ईएमएफ जो जनरेट होगी वो एसी नेचर की होगी, यानी कि जो हमें वोल्टेज मिलेंगे वो एसी नेचर के ही मिलेंगे। और जिस रफ्तार से हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उसी रफ्तार से यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी हमने इनपुट पे दी थी वही हमें आउटपुट पे मिलेगी। मसलन हमने जो सप्लाई दी है, जो हमने इस कॉइल को सप्लाई दी थी वो थी 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की सप्लाई। वोल्टेज कितने भी थे उस पर भी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आउटपुट पे जो हमें वोल्टेज मिलेंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी 50 हर्ट्ज़ ही होगी। तो ट्रांसफार्मर ना तो पावर को चेंज करता है जैसा कि हमने बताया पहले, और ना ही फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। ये चेंज सिर्फ करेगा वोल्टेज को, और वो भी किस तरह उस पर अभी हम बात करने जा रहे हैं। अभी तो हम वर्किंग प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं कि ये काम किस तरह करता है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक कॉइल को हमें सप्लाई देनी पड़ रही है, दूसरी पर हमें खुद ही मिल रही है इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यानी कि इस कॉइल का इस कॉइल से इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं है कि हमने कोई वायर इससे कनेक्ट किया हुआ है। ये जो है बिल्कुल इससे सेपरेट है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसको हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाकर रख दिया है। तो इस तरह कोई भी ट्रांसफार्मर काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं वोल्टेज पर। अब मान लें कि हमने जो कॉइल रखी थी जिसको हमने एसी सप्लाई दी थी, इसको हमने 200 वोल्ट एसी दिए थे और इस कॉइल के जो नंबर ऑफ़ टर्न्स थे वो थे 100। तो 100 टर्न्स पर हमने इसको 200 वोल्ट एसी दिए और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ दी। तो यहाँ पर जो हम कॉइल रखेंगे उसके वोल्टेज जो हमें मिलने आउटपुट पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं नंबर ऑफ़ टर्न्स पर और इस वोल्टेज पर जो हमने इसको दिए हुए। तो जिसको हम वोल्टेज देते हैं इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, जिससे हम वोल्टेज लेते हैं इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो ये ट्रांसफार्मर के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल। अब इसके अगर 100 टर्न थे और इसके भी हमने 100 टर्न और सेम इसी साइज़ का वायर कॉइल का हमने यहाँ पर भी यूज़ किया है, तो यहाँ पर आउटपुट पर हमें सेम 200 वोल्ट और 200 वोल्ट के साथ हमें 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी मिल जाएगी। तो अब चूँकि अगर तो हमें 200 ही चाहिए था आउटपुट पर, तो हमें इतने लंबे प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं थी, हम यही 200 वोल्ट आगे लगा देते अपने लोड पर। तो ट्रांसफार्मर का जो मेन काम है जैसा कि हमने बताया, टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द वोल्टेज लेवल्स। तो ये वोल्टेज को कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम के लिए इस्तेमाल होता है। अब मान लें कि हमारे पास 200 वोल्ट तो आ रहे हैं जो कि पीछे से सप्लाई आ रही है हमारी कंपनी से या जहाँ से भी जनरेटिंग स्टेशन से, तो हमें चाहिए आगे 100 वोल्ट। तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स देखने होंगे जो कि 100 हैं मसलन। तो इस कॉइल के नंबर ऑफ़ टर्न्स को हम कर देंगे आधा, यानी कि 50। तो जब हम इस कॉइल को 50 टर्न्स के साथ रखेंगे और यहाँ पर 100 टर्न्स हैं, तो यहाँ पर 200 वोल्ट देंगे तो हमें आउटपुट पर 100 वोल्ट मिल जाएंगे।
तो ये तो था बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर किस तरह काम करता है। वीडियो चूँकि लंबी हो जाएगी, आज की वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि ट्रांसफार्मर होता क्या है और ये काम किस तरह करता है। तो ये चीज़ उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की जो प्रैक्टिकली जो कंस्ट्रक्शन है असली में जिस तरह हम यूज़ कर रहे होते हैं वो किस तरह होती है, उसके बाद हम इस पर आएंगे कि इसके वोल्टेज को किस तरह मालूम किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी पर। तो आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।